हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज के टॉपिक में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं औषधि चिकित्सा। क्या होती है औषधि चिकित्सा? आइए समझते हैं। एमए साइकोलॉजी, फोर्थ सेमेस्टर, फोर्थ पेपर का सेकंड यूनिट। औषधि चिकित्सा असामान्य व्यवहार को ठीक करने के लिए, उपचार करने के लिए रोगी को कुछ विशेष रासायनिक औषधि पिलाया जाता है। जब व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है, एबनॉर्मल जिसे कहते हैं, उस व्यवहार को ठीक करने के लिए या उपचार करने के लिए व्यक्ति को कुछ रासायनिक औषधियाँ पिलाया जाता है। इसे रसायन चिकित्सा भी कहा जाता है। यह जो औषधि चिकित्सा है, इसे रसायन चिकित्सा भी कहा जाता है। इसके लगातार सेवन से रोगी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है और वह अपने कुसुमायोजित व्यवहार को छोड़कर उसकी जगह पर समायोजित व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, दवा खाकर ठीक हो जाते हैं, सेम प्रोसेस हम लोग असामान्य व्यवहार करते हैं तो इसमें औषधि चिकित्सा या रसायन औषधि का प्रयोग करके व्यक्ति के व्यवहार को समायोजित कर लिया जाता है। इसका कारण सामान्यतः यह होता है कि ऐसी औषधियों को लेने से रोगी के तंत्रिका तंत्र, जैव रसायन वातावरण में परिवर्तन हो जाता है और उससे रोगी के चिंतन, मनोदशा तथा व्यवहार में भी वांछित परिवर्तन आ जाते हैं। ऐसे औषधियों में कुछ न्यूरॉन को उत्तेजित करते हैं। हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, ऐसे ऐसे न्यूरॉन बने होते हैं, इनमें सेल होता है। तो यह जो है कि औषधियाँ हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, इनको उत्तेजित करता है और एकनिष्ठ, इसे एगोनिस्ट कहा जाता है। जबकि कुछ औषधि ऐसे होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर तथा अन्य औषधि के प्रभाव को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। कुछ जो औषधि होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं तथा कुछ औषधि का जो प्रभाव है इन्हें 4 भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला है चिंता विकृतियों के उपचार के लिए औषधि। पहला है चिंता विकृतियों के उपचार के लिए औषधि। आगे देखिए। नेक्स्ट है मनोविदेलता तथा अन्य मनोविक्षिप्तियों के उपचार के लिए औषधि। तीसरा है मनोदशा विकृति के उपचार के लिए औषधि। और चौथा है अवधान ह्रास अतिक्रिया विकृति के उपचार के लिए औषधि। पहला चिंता, दूसरा मनोविदिलता तथा मनोविक्षिप्तता, तीसरा मनोदशा, चौथा अवधान या ध्यान का ह्रास। तो इन 4 प्रकार के रोगों के उपचार के लिए औषधियों का सहारा लिया जाता है। देखिए, पहला है चिंता विकृतियों के उपचार के लिए औषधि। चिंता विकृतियों के उपचार में औषधों का प्रयोग सबसे सामान्य है। ऐसे विकृतियों के उपचार में जिन चिंता विरोधी औषधों का उपयोग किया जाता है उसे एंडोफिक्स ऑटिटिक्स कहा जाता है। जो चिंता विकृति के उपचार के लिए उपयोग में औषधि लिया जाता है उसे एडफिक्स ऑडिटिक्स कहा जाता है। इसका उपयोग चिंता विकृति में किया जाता है। इसका उपयोग चिंता विकृति में किया जाता है। इसके 3 औषधि हैं। यह जो एडफिक्स ऑडिटिक्स है,
इसके 3 औषधि हैं। वेनेजोडिया, जिसको जेपाइन कहते हैं, बुस्रोपिरोन और कुछ विषाद या प्रतिरोधक होते हैं। फिर से देखिए, वेंजोडिया जिसे जेपाइन कहते हैं, बुस्फिरोन और कुछ विषाद या प्रतिरोधक होते हैं। आगे देखिए, दूसरा है मनोविदलता तथा अन्य मनोविक्षिप्तियों के उपचार के लिए औषध। मैंने आपको पहला चिंता बताया था, दूसरा मनोविक्षिप्तता, तीसरा अवसाद और चौथा अवधान या ध्यान। तो दूसरा है मनोविदलता तथा अन्य मनोविक्षिप्तियों के लिए उपचार की औषध। सन 1950 के दशक में औषधों का एक समूह जिसे मनोविक्षिप्ति विरोधी कहा जाता है, गंभीर मानसिक रोगों के उपचार में मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा काफ़ी अधिक उपयोग किया जाने लगा। यह जो 1950 का दशक था, इसमें औषधों का एक समूह था जिसे मनोविक्षिप्त विरोधी कहा जाता था। इसका मेडिकल विशेषज्ञों द्वारा काफ़ी प्रयोग में लाया गया। जब इन औषधों को मनोविदलता के रोगी को दिया जाने लगा तो धनात्मक लक्षणों की तीव्रता और गंभीरता में काफ़ी कमी आई। जो धनात्मक लक्षण मतलब जो लक्षण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे और तेज हो रहे थे, इनमें काफ़ी कमी आई। सुविधा के ख्याल से न्यूरोप्लेटिक्स को 2 भागों में बांटा गया। यह जो मनोविदलता के रोगी हैं, इनको न्यूरोप्लेटिक्स की दवा दी जाती है, औषधि दी जाती है। यह 2 भागों में बांटा गया है, प्रतिकी न्यूरोप्लेटिक्स, अप्रतीकी न्यूरोप्लेटिक्स। प्रतिकी न्यूरोप्लेटिक्स और अप्रतीकी न्यूरोप्लेटिक्स। प्रतिकी न्यूरोप्लेटिक्स क्या है, देखिए इसको। इनमें कई वर्ग के औषधि को सम्मिलित किया गया है। जो न्यूरोप्लेटिक्स है, इसमें कई वर्ग के औषधि को सम्मिलित किया गया है, जिसमें फेनोथियाजाइनस, थियोक्साइनिथिन्स, जिनमें कौन कौन से, फेनोथियाजाइनस, थियोक्साइनिथिन्स। इसका उपयोग न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की क्रिया अवरुद्ध करने में की जाती है। यह जो दोनों औषधियाँ हैं, इनका उपयोग न्यूरोट्रांसमीटर और डोपामाइन की जो प्रक्रिया है, इसको अवरोधक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार के प्रतिकी न्यूरोप्लेटिक्स के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। जो इस प्रकार के प्रतिकी होते हैं, इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन की अवरुद्धता होती है। जो बेसल गैंग्लिया है, इसमें डोपामाइन की अवरुद्धता होती है। इसकी गति से संबंधित कई तरह की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसे एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण कहा जाता है। इसे एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण कहा जाता है। जो बेसल गैंग्लिया डोपामाइन की अवरुद्धता होती है, यह साइड इफेक्ट है। इसे एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा प्रतिकी, और यह है अप्रतीकी न्यूरोप्लेटिक्स। प्रतिकी न्यूरोप्लेटिक्स के तीव्र गंभीर साइड इफेक्ट से सुरक्षित औषधों का आविष्कार करने के लिए अप्रतीकी न्यूरोप्लेटिक्स बनाया गया। अभी हमने बताया आपको कि एक्स्ट्रा पिरामिडल जो लक्षण है, यह साइड इफेक्ट है। तो यह जो प्रतिकी न्यूरोप्लेटिक्स था, इसका साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल है। तो इसको ख़त्म करने के लिए या इससे सुरक्षित करने के लिए अप्रतीकी न्यूरोप्लेटिक्स बनाया गया। इन अप्रतीकी न्यूरोप्लेटिक्स में क्लोजाफाइन, जिसे बाजार में कोलोजेरिल के नाम से भी पुकारा जा रहा है, इस प्रमुख औषधि का उपयोग मनोविदलता के रूप में किया जाता है। अन्य मनोविदलता के उपचार में लाभदायक सिद्ध हुआ है। यह जो आपका क्लोजाफाइन है, जिसे बाजार में
कोलोजेरिल कहा जाता है। यह मनोविकलता के रोगियों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है। क्लोज़ापाइन के सेवन से 30 से 60% मनोविकलता के रोगी ठीक होने लगे, जबकि प्रतिकी न्यूरोप्लेटिक्स से रोगियों को कोई फायदा नहीं हुआ। अभी हमने आपको बताया कि न्यूरोप्लेटिक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रतिकी और दूसरा अप्रतीकी। दूसरा था अप्रतीकी। प्रतिकी का जो साइड इफेक्ट था, इसका साइड इफेक्ट था एक्स्ट्रा पिरामिडल। इसी साइड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए अप्रतीकी को बनाया गया और इससे काफ़ी यह उपचार में काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ। यह कोलोजेरिल, जिसे क्लोज़ापाइन भी कहते हैं। आगे देखिए, मनोदशा विकृति के उपचार के लिए औषध। तीसरा नंबर है मनोदशा विकृति के उपचार के लिए औषध। कुछ औषध ऐसे होते हैं जिनका उपयोग 2 उद्देश्यों से किया जाता है: विषाद एवं अन्य मनोदशा विकृतियों के उपचार के लिए, जिसे विषाद विरोधी या विषाद प्रतिरोधक कहा जाता है, तथा मनोदशा में संतुलन लाने के लिए इसे मनोदशा स्थिरकारी कहा जाता है। यह जो रोग है, इसके उपचार के लिए जो औषधि निर्मित किया गया, इसका उपयोग विषाद के लिए भी प्रयोग में लाया जाता था और मनोदशा विकृति के लिए भी। इसलिए इसे विषाद विरोधी या विषाद प्रतिरोधक भी कहा जाता है। यह मनोदशा में संतुलन लाने के लिए एवं इसे स्थिरकारी बनाने के लिए कहा जाता है। अगला है विषाद विरोधी या विषाद प्रतिरोधक। इसमें पहला है विषाद विरोधी या विषाद प्रतिरोधक। कई तरह के विषाद विरोधी मनोदशा विकृति के उपचार के लिए किया जाता है। कई तरह के विषाद विरोध जो है मनोदशा विकृति के उपचार के लिए किया जाता है। इनमें 4 वर्ग के औषध तुलनात्मक रूप से अधिक लोकप्रिय हुआ। जो मनोदशा विकृति था, उसमें विषाद विरोधक का उपयोग किया गया और विषाद विरोधक मनोदशा विकृति का उपचार करते हैं, इसलिए इसे 4 वर्गों में तुलनात्मक रूप से अधिक लोकप्रिय हुए हैं। ये 4 वर्ग के औषध देखिए कौन कौन से हैं। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जिसे एमएओ कहते हैं, एक प्रमुख औषध है जिसका मौलिक रूप से उपयोग यक्ष्मा रोग के उपचार के लिए किया जाता है। यह जो इनहिबिटर्स है, यह एक प्रमुख औषध है जिसका उपयोग यक्ष्मा यानी टीबी, यक्ष्मा किसे कहते हैं? टीबी को, टीबी रोग के उपचार के लिए किया जाता है। यह विषादी लक्षणों को दूर करने में भी लाभदायक होता है। अगला देखिए, ट्रीसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसे टीसीए कहते हैं। ट्रीसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टीसीए, यह विषाद विरोधी औषध है। यह जो है विषाद विरोधी औषध है। या नोरपाइनफ्राइन तथा सेरोटोनिन के पुनर्वापसी को रोकता है। यह जो ट्रीसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, यह विषाद विरोधी है और नोरपाइनफ्राइन तथा जो सेरोटोनिन होता है, इसके पुनर्वापसी को रोकता है। न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर में भी वृद्धि की जाती है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसके स्तर में भी वृद्धि की जाती है। इसके अधिक सेवन से नींद अधिक आना, मुंह सूखना, कब्ज, धुंधली दृष्टि, यौन प्रणोद में कमी, विचलन एवं घूमर आना आदि आते हैं। जब हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर की वृद्धि हो जाती है, तो इसके अधिक सेवन से नींद आने लगता है, मुंह सूखना, कब्ज, धुंधली दृष्टि, यौन प्रणोदन में कमी, विचलन एवं घूमर आदि आने लगते हैं।
नेक्स्ट है मनोदशा स्थिरकारी। यह औसत द्विध्रुवीय रोग के उपचार के लिए किया जाता है। यह जो मनोदशा स्थिरकारी है, यह औसत द्विध्रुवीय रोग के उपचार के लिए किया जाता है। यह लिथियम कार्बोनेट मनोदशा में परिवर्तन को रोकता है। यह विषाद एवं उन्माद दोनों की प्रबलता को कम करता है। यह जो औषधीय मनोदशा स्थिरकारी, यह लिथियम कार्बोनेट की मनोदशा को रोकता है। विषाद एवं उन्माद की दशा में दोनों की प्रबलता को कम करता है। लिथियम अपना प्रभाव प्रीफायोलोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो लिथियम है वह प्रीफायोलोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिथियम के साइड इफेक्ट, अब देखिए लिथियम के कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। सभी औषधियों के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट हैं, जैसे प्रतिकी का साइड इफेक्ट था। इसी तरह लिथियम के भी साइड इफेक्ट है। वजन में वृद्धि, आप लिथियम का सेवन कर रहे हैं तो इससे वजन में वृद्धि, डायरिया, कमजोरी, प्यास में वृद्धि, थकान, स्मृति का लोप, एकाग्रता में कमी आदि देखने को मिलता है। अगर आप लिथियम का यूज कर रहे हैं अपनी मनोदशा को सुधार करने के लिए, तो इसमें आपके वजन में वृद्धि, डायरिया, कमजोरी, प्यास में वृद्धि, थकान, स्मृति लोप, एकाग्रता में कमी, ये सब लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है अवधान ह्रास। इसको अवधान या ध्यान, जिसे इंग्लिश में अटेंशन कहते हैं। बाल्यावस्था के मानसिक विकृति जैसे ADHD के उपचार में काफ़ी उपयोग किया जाता है। यह जो अवधान ह्रास है, यह बाल्यावस्था में जब मानसिक विकृति होती है जैसे ADHD, इन सब के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे औषध में मेथिलफेनिडेट, पेमोलाइन तथा डेक्टोएम्फेटामाइन प्रमुख हैं। इसके उपचार में जो मुख्य रूप से है वह मेथिलफेनिडेट, पेलोमाइन तथा डेक्टोएम्फेटामाइन प्रमुख है। उस उत्तेजक का प्रभाव बच्चों पर तब तक रहता है जब तक कि शरीर में उपस्थित होते हैं। इसका प्रभाव बच्चों में केवल तभी तक रहता है जब तक यह शरीर में उपस्थित रहते हैं। 4-5 घंटे के अंदर अगर बच्चे को असर बंद कर देता है, इसका धमाका प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चों में पहले से अधिक ध्यान में कमी, आवेगशीलता, अतिक्रिया का अनुभव होता है। यह एक प्रकार का उत्तेजक है। यह बच्चों पर प्रभाव तब तक रहता है जब तक शरीर में उपस्थित होते हैं। 4-5 घंटे तक यह असर बंद कर देता है और इसका धमाका प्रभाव बच्चों में पड़ता है। इससे बच्चों में ध्यान में कमी, आवेगशीलता, अतिक्रियता, इन सब का अनुभव होता है। यह दवा बच्चों को किशोरावस्था तथा वयस्कावस्था में भी लेना पड़ता है। यह जो दवा है, इसकी जो कमी हो जाती है तो बच्चों को किशोरावस्था में भी लेना पड़ता है और वयस्कावस्था में भी। ऐसे औषधियों के लगातार सेवन से बच्चों में भूख की कमी, वजन में कमी तथा ऊंचाई में वृद्धि में अवरुद्धता। अगर बच्चे ऐसे औषधियों का सेवन कर रहे हैं तो उनके भूख में कमी, वजन में कमी और ऊंचाई में वृद्धि की अवरुद्धता, यानी ऊंचाई कम बढ़ती है। अधिक समय तक सेवन करने से अनिद्रा, सिर दर्द, रक्तचाप, पेट दर्द तथा हृदय गति में वृद्धि आदि देखने को मिलता है। अगर इन औषधियों का आप लंबे समय तक सेवन करते हैं तो इससे अनेक रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं, जिसमें अनिद्रा, सिर दर्द, रक्तचाप, पेट दर्द, हृदय गति में वृद्धि आदि देखने को मिलता है। स्पष्ट है कि विभिन्न तरह का औषधों का प्रयोग करके
मानसिक विकृतियों का उपचार किया गया है तथा पुनः समायोजन बनाने के लिए कोशिश की जाती है ताकि वह अपने दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चला सके। पहले हम लोग मानसिक विकृतियों को दूर करने के लिए औषधियों का प्रयोग करते हैं। इससे व्यक्ति का शारीरिक और व्यवहारिक संतुलन बिगड़ जाता है। फिर उसमें समायोजन करा करके जीवन को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया जाता है। आघात चिकित्सा। इस तरह की चिकित्सा विधि में रोगी के मस्तिष्क में रासायनिक द्रव्य अथवा विद्युत प्रवाह द्वारा आघात पहुंचाकर उसे रोग मुक्त किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आघात देना। तो इस तरह की जो चिकित्सा विधि है, इसमें रोगी को मस्तिष्क में रासायनिक द्रव्य अथवा विद्युत प्रवाह यानी विद्युत का करंट, या तो रासायनिक द्रव्य या तो विद्युत का करंट देकर मस्तिष्क में उसके आघात पहुंचाया जाता है। इसके बाद यह देखा जाता है कि इस तरह के आघात से रोगी गति अनुभूतियों को भूल जाता है। फलस्वरूप इसका मानसिक तनाव कम हो जाता है। पहले व्यक्ति के मस्तिष्क में आघात दिए जाते हैं। इस तरह के आघात से व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति को भूल जाता है। इससे व्यक्ति का मानसिक तनाव कम हो जाता है तथा उसमें कुसुमायोजित व्यवहार जो होते हैं वह भी कम होने लगते हैं। जब व्यक्ति खुद को भूल जाता है तो कुसुमायोजित व्यवहार कम होने लगते हैं तथा रोगी शांत एवं समायोजित नजर आने लगता है। जब ऐसा हो जाता है तो रोगी शांत रहता है और समायोजित नजर आने लगता है। आगे देखिए, आघात चिकित्सा दो प्रकार के होते हैं। इंसुलिन आघात चिकित्सा, विद्युत आघात चिकित्सा। ये दो प्रकार के, पहला इंसुलिन आघात चिकित्सा, दूसरा विद्युत आघात चिकित्सा। आइए देखते हैं विद्युत आघात चिकित्सा। विद्युत आघात चिकित्सा जिसे आपेक्षी चिकित्सा भी कहा जाता है। विद्युत आघात चिकित्सा या आपेक्षी चिकित्सा, इस विधि से उपचार करने में रोगी को एक गद्देदार बिछावन पर लेटा दिया जाता है। रोगी को एक गद्देदार बिछावन पर लेटा दिया जाता है। उसके दोनों कनपटियों के पास इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। करीब 70 से 130 वोल्ट की विद्युत धारा से 15 सेकंड के लिए रोगी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक प्रभावित किया जाता है। इसके तुरंत बाद रोगी की चेतना अवस्था समाप्त हो जाती है तथा उसके मांसपेशियों में कंपन होने लगता है। कुछ मिनट के बाद रोगी जब चेतनावस्था में आता है, उसे आघात से पहले की बात याद नहीं रहती है और अगले कुछ घंटों तक शांत एवं संभ्रांतिपूर्ण अवस्था में दिखाई देता है। इस तरह का आघात जो प्रायः 1 सप्ताह में 3 बार दिया जाता है, इससे रोगी के लक्षण धीरे धीरे कम नजर आते हैं। यह आघात विषाद रोगी के लिए सबसे उत्तम है। जो विषाद के रोगी होते हैं उनके लिए यह सबसे उत्तम है, परंतु मनोविदलता के रोगी में भी यह उपचार कभी कभी किया जाता है। जो यह आघात चिकित्सा है, वैसे तो यह विषाद के रोगी के लिए उत्तम है, लेकिन यह मनोविदलता के रोगी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका सार यह है कि जो रोगी होता है, पेशेंट होता है, उसको बेड पर लेटा दिया जाता है। उसके दोनों कान के साइड इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और उसके मस्तिष्क में विद्युत करंट पहुंचाया जाता है कम से कम 15 सेकंड के लिए। और विद्युत करंट से वह आघात के द्वारा उत्तेजित होता है। इसके बाद उसका वर्तमान माइंड काम करना बंद कर देता है और वह सारी चीज़ों को, सारी दुखद घटनाओं को भूल जाता है। यह प्रक्रिया 1 सप्ताह में 3 बार की जाती है और ऐसा करने के बाद रोगी शांत हो जाता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराने से रोगी का जो प्रीवियस चीज़ें हैं वह भूल जाती हैं और रोगी
खुशहाल जीवन जीने लगता है। विद्युत आघात की अवधि, रोगी को पहला आघात 1 सेकंड के लिए दिया जाता है, उसे घटाकर 25 सेकंड कर दिया जाता है। जो रोगी का आघात है वो पहला आघात 1 सेकंड के लिए, इसके बाद जब उसको घटाकर 1/25 सेकंड कर दिया जाता है। सत्र का समय कौन कौन से सत्र होंगे? इसे पहले प्रतिदिन दिया जाता था, परंतु अब सप्ताह में 3 बार दिया जाता है। पहले प्रतिदिन दिया जाता था, प्रतिदिन आघात दिया जाता था, लेकिन अब इसे घटा करके सप्ताह में 3 बार दिया जाता है। आगे देखिए, मॉनिटरिंग या देखरेख। रोगी के मस्तिष्क की तरंग तथा हृदय के विद्युतीय कार्यों का मॉनिटरिंग क्रमशः ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यह हमारे ब्रेन को मापने की मशीन है तथा ईकेजी के द्वारा किया जाता है। जो विद्युत तरंगों का मॉनिटरिंग मतलब देखभाल, वह ईईजी और ईकेजी के द्वारा किया जाता है। इसे मनोवैज्ञानिक रोगियों के आगे के कदम उठाने में मदद मिलती है। जब इसके द्वारा देखरेख किया जाता है तो मनोवैज्ञानिक इसके आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। उपचार की अवधि, नेक्स्ट हेडिंग है उपचार की अवधि। पहले उपचार की अवधि 20 वर्ष थी, लेकिन अब इसे घटाकर 10 वर्ष कर दी गई है। पहले 10 वर्ष के बालक का उपचार होता था, लेकिन अब इसे घटाकर पहले 20 वर्ष तक का उपचार होता था, अब इसे घटाकर 10 वर्ष कर दी गई है। आगे देखिए, संवेदन। पहले इसका उपयोग नहीं होता था, पहले संवेदना का उपयोग नहीं होता था, लेकिन अब इसका प्रयोग किया जाता है ताकि रोगी को तकलीफ न हो। पहले संवेदन नहीं था, अब इसका भी उपयोग किया जाता है ताकि रोगी को कोई तकलीफ न हो। नेक्स्ट देखिए, ईसीटी के प्रयोग। ईसीटी का प्रयोग मनोविकलता के रोगी के उपचार के लिए किया जाता है। ईसीटी का जो प्रयोग है वह मनोविकलता के रोगी के उपचार के लिए किया जाता है। ईसीटी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसमें विभिन्न तरह के मनोदशा विकृति अर्थात द्विध्रुवीय विकृति के साथ मुख्य विषाद विकृति तथा व्यामोह विकृति के साथ मनोविक्षिप्तता रोगियों के उपचार में सफलतापूर्वक किया जाता है। जो ईसीटी है, ईसीटी अभी हमने आपको बताया इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसके द्वारा पहले मनोविकलता के रोगी का उपचार किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में मनोदशा रोगी जिसे द्विध्रुवीय विकृति कहते हैं, इसके साथ साथ व्यामोह, विषाद तथा मनोविक्षिप्तता के रोगियों का भी उपचार किया जाता है। आगे देखिए, दूसरा है इसका उपयोग वैसे रोगी के उन्मादी अवस्था के उपचार में किया जाता है जिन्हें द्विध्रुवीय विकृति के रोगी के रूप में पहचान किया गया हो। ऐसे रोगी जिन्हें द्विध्रुवीय विकृति के रोगी के रूप में पहचान किया गया है और उनके उन्मादी अवस्था के उपचार के लिए भी ईसीटी का प्रयोग किया जाता है। इससे 80% उन्मादी रोगों की नैदानिक उन्नति होते पाया गया है। ऐसी स्थिति में अगर इसका उपयोग किया जाए तो 80% तक नैदानिक उन्नति होती है। मनोविकलता के रोगी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह जो हमारा ईसीटी है, इसका उपयोग मनोविकलता के रोगी के लिए किया जाता है, खासकर
काटाटोनिक, खासकर काटाटोनिक मनोविकलता, मनोविदाली घबराहट ऐसे विकृति वाले रोगियों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो मनोविदाली घबराहट है, यह घबराहट ऐसे विकृति वाले रोगियों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। खास काटाटोनिक मनोविकलता का उपयोग। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ईसीटी के प्रभावशीलता से कुछ विशेष तरह की मानसिक विकृति प्रभावकारी नहीं हुई है। ईसीटी का इनके प्रयोग से कुछ विशेष तरह की मानसिक विकृति प्रभावी नहीं हुई है। फिर भी यह एक लाभकारी पद्धति है। कोई विशेष प्रकार का तो नहीं हुआ है, फिर भी यह एक लाभकारी पद्धति है। इसके क्रियान्वयन के लिए रोगी तथा विशेषज्ञ दोनों ही इसका उपयोग करने से घबराते हैं। इसका उपयोग करने से रोगी भी घबराते हैं और विशेषज्ञ दोनों ही घबराते हैं। फिर भी भारत में इसका उपयोग विभिन्न तरह के मानसिक उपचार के लिए होता है। रोगी और विशेषज्ञ दोनों घबराते हैं, फिर भी इसका उपयोग भारत में विभिन्न तरह के मानसिक उपचार में उपयोग होता है। यहाँ पर आपका यह टॉपिक समाप्त होता है। जो टॉपिक बच गया है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि।